गुड आफ्टरनून प्यारे विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस उसके बारे में पढ़ा था। आज हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट के बारे में पढ़ेंगे। हम पिछले एडवर्ब क्लॉजेस जो हम पढ़ते जा रहे हैं, एडजेक्टिव क्लॉजेस, हमको तरह तरह के सेंटेंस फॉर्मेशन सीखने को मिल रहे हैं कि हम कैसे सेंटेंसेस की फ्रेमिंग करें, कैसे लॉन्ग सेंटेंसेस बनाएं। अब आपके सामने आज है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है मिलान करना। अब ये मिलान करते समय बातें जो है अपोजिट भी हो सकती है, या फिर जो हम रिजल्ट है जिस लक्ष्य के लिए प्राप्त किया गया, जो एक्शन हमने या जो भी चीज़ हमने अपनाई थी, जिस लक्ष्य के लिए अपनाई थी, पर उस लक्ष्य तक नहीं पहुंची या डिज़ायर्ड रिजल्ट तक रहे, तब हम उसको कॉन्ट्रास्ट करके देखते हैं, मिलान करके देखते हैं। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट जो है, तो इस तरह के वाक्य, इस तरह के जब भाव हों, विचार हों और वाक्य हों, तो उनको कैसे बनाएं, ये हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट के माध्यम से सीखेंगे। तो देखिए, आज हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट के बारे में पहले पढ़ते हैं, फिर तरह तरह के सेंटेंसेस को, उनकी फ्रेमिंग, जो हमारे मन में विचार उठते हैं, उनको कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट क्या करता है, पहले ये जान लेते हैं। An adverb clause of contrast modifies the verb, adverb or adjective in the main clause by telling opposite effect or not having the desired effect or consequence। एक एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट क्या करता है, मेन क्लॉज में आई हुई जो एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या वर्ब है, उसके हम क्या है, जो रिजल्ट है या उसका प्रभाव है, वो उसकी या तो विपरीत प्रभाव को दर्शाता है, या जिस जैसा उसका रिजल्ट अपेक्षित होता है या प्रभाव या परिणाम अपेक्षित होता है, वैसा उस हद तक ना मिलने की स्थिति में हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट का प्रयोग करते हैं। और उसमें हम किन किन कंजंक्शंस का, क्योंकि कंजंक्शंस का ऐसी जगह बहुत बड़ी भूमिका होती है हमारे थॉट्स के एक्सप्रेशन में, उनकी लिंकिंग में, तो यहाँ हमारे थॉट्स की लिंकिंग में, इस तरह के थॉट्स, इस तरह के विचार की लिंकिंग में कौन कौन से कंजंक्शन जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, वो हम देखेंगे। तो पहले इसलिए एक बात और ध्यान रख लें, हैंस इट इज़ ऑल्सो नोन एज एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन और कंसेशन। ध्यान रखें, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट को कहीं कहीं पर सपोजिशन और कंसेशन के नाम से भी जाना जाता है। कारण यही है, क्यों? क्योंकि उसमें हम जो काम कर रहे हैं, जो चीज़ है, जो क्वालिटी है, जिस चीज़ के गुणों की हम बात कर रहे हैं, उसके अनुसार हम क्या मांगते हैं, क्या अपेक्षित का है, और अगर वो उसके अनुरूप ना मिले तो कंसेशन के जरिए मिले, थोड़ा कम मौके मिले, तो फिर वो कंसेशन में जाता है। इसलिए एडवर्ब क्लॉज ऑफ सपोजिशन और कंसेशन भी हम इसको कहते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से कंजंक्शन से जो है ऐसे विचारों में एक्सप्रेस करने में, उनकी अभिव्यक्ति करने में मदद पहुंचाते हैं। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंजंक्शंस दो, ऑल्दो, इवन दो। और ये क्या है, हमारे दो, ऑल्दो, इवन दो, इवन इफ, व्हाटएवर, हाउएवर, वेयरएज, व्हाइल, इन कंजंक्शन से इनका हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट का इस तरह के विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। अब हम ऑल्दो हिंदी में, और दो और ऑल्दो लगभग एक ही मीनिंग होते हैं, और हिंदी में जब हम शुद्ध हिंदी लिखते हैं तो यद्यपि और तथापि का प्रयोग करते हैं। ये ज्वाइंट कंजंक्शंस यहाँ पर हिंदी में कोरिलेटिव कंजंक्शंस ये होते हैं, और नहीं तो सामान्य बोलचाल में हालांकि, हाँ, बल्कि, ये इस तरह के। इवन दो, यहाँ तक कि, इवन इफ मतलब चाहे,
यह भी हो, ऐसा भी हो, तब भी ऐसा ही करेंगे, है ना। और व्हाटएवर, जो भी हो, लगभग दो ऑल दो का ही मीनिंग देते हैं। हाउएवर, जैसे भी, जैसे तैसे, वो भी लगभग दो ऑल दो के मीनिंग ही के बराबर होते हैं। वेयर एज, जब हम दो चीज़ों का मिलान या कॉन्ट्रास्ट तुलनात्मक ढंग से रहते हैं तो उस मिलान के लिए हम यहाँ कॉन्ट्रास्ट में, नहीं तो इसको कंपैरिजन में भी लिया जा सकता है, लेकिन हम वो तुलना करने के लिए नहीं बल्कि ये मिलान करने के लिए हम करते हैं। और तुलना भी कई जगह मिलान के बराबर होती है, इसलिए कंपैरिजन में भी इसको लिया जा सकता है। और वाइल भी वही है, जबकि मतलब दो चीज़ों के मिलान अपोजिट क्वालिटी में, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। चलिए उदाहरण से देखते हैं। पहला उदाहरण हमने जैसे लिख रखा है, दो ही इज वेरी रिच, दो ही इज वेरी रिच, हालांकि वो, यद्यपि, या शुद्ध हिंदी में बोले तो यद्यपि वह बहुत अमीर है, इवन देन ही लीड्स अ वेरी सिंपल लाइफ, तब भी वह बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत करता है। यहाँ पर आप सोच रहे हो यट भी लगाया जा सकता है और कई जगह लगाते भी हैं, परंतु मेरा यह मानना है कि हमें यहाँ पर यट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यट जो है एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है और उसका कोरिलेशन हमको दो के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इवन इफ, इवन दो, ये उसके कोरिलेशन में आ सकते हैं, क्योंकि यट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसलिए हमने उसका यहाँ नहीं इस्तेमाल किया है। अब he did not succeed although he strove relentlessly, वो सफल नहीं हुआ हालांकि वो लगातार अथक प्रयास करता रहा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पहले उसमें बहुत रिच है, एडजेक्टिव है, उसके बावजूद भी क्या है, वो हम सोचते हैं बट ठाट बाट से जीवन जीता होगा, नहीं, उसके अपोजिट क्या होगा, सिंपल एक नॉर्मल लाइफ जीता है। तो ये कॉन्ट्रास्ट हो गया इस तरह से, ये हम जो सपोजिशन हमारी जो होती है वो उस तरह से ना हो कि कंसेशन में आई है वो चीज़, तो इसलिए इसको एडर क्लॉज ऑफ सपोजिशन या कंसेशन में कहलाते हैं। अब उसके बाद अगला है ही डिड नॉट सक्सीड। अब यहाँ एक्शन उसने लगातार प्रयास किया, लगातार प्रयास करने के बाद संभावित रिजल्ट क्या होता है, सफल होना, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो फिर भी सफल नहीं हुआ, परिणाम बिल्कुल विपरीत गया। तो इसलिए ये भी चीज़ को है, दोनों एक्शन में एक कॉन्ट्रास्ट किया गया है और यहाँ दो और ऑल दो का मीनिंग लगभग एक जैसा होता है। अब हम सी refused to give me the bag even though we offered her a handsome amount for it। तो यहाँ हम देख रहे हैं इवन दो का प्रयोग किया गया है, उसने हमें वो बैग देने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि हमने उसको अच्छी खासी रकम देने की पेशकश की, फिर भी उसने मना कर दिया। तो ये इवन दो है, तो इस तरह का भी हम इवन दो के ऐसी जगह प्रयोग कर सकते हैं। दो ऑल दो, यद्यपि, तथापि, हालांकि के अर्थ में हम कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं
whatever whatever amount of money they spend, they will not, they will not be able to finish this work on time. अब वे कितना भी पैसा खर्च कर लें पर वो समय पर इसे नहीं, इस प्रोजेक्ट को, इस वर्क को समय पर नहीं कंप्लीट कर सकते। अब इसके बाद हम अन्य कंजंक्शंस को लेते हैं। तो उस कंजंक्शंस को देखते हुए हम इसका क्या है जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट को बनाएंगे अन्य कंजंक्शन से। वॉट एवर का यूज़ कर लिया हमने, दो, ऑल दो का यूज़ कर लिया, इवन दो का यूज़ कर लिया। अब इवन इफ रह गया है, तो इवन इफ देख लेते हैं। आई शैल कम इवन इफ it hails। हेल्स का मतलब क्या है? ओले बरसना। चाहे ओले भी गिरे बरसें मैं आऊंगा। तो इवन इफ का मतलब चाहे यह भी हो तब भी ये करूंगा या ये होगा, उस अर्थ में इवन इफ का प्रयोग करते हैं। अब छठवां देखते हैं हम। दो, they started very late, however they managed to get there on time। वे काफ़ी लेट स्टार्ट हुए थे, फिर भी जैसे तैसे वो उन्होंने अपने को टाइम पर वहाँ पहुँचने में मतलब मैनेज कर लिया। अब नेक्स्ट, तो हाउएवर मतलब जैसे तैसे, यदा कदा, जैसे तैसे वैसा। अब वेयरएज का देख लेते हैं। Climate gives general condition of atmosphere climate gives
general condition of atmosphere, whereas weather gives the real condition, actual condition of it। तो क्या है, क्लाइमेट, जलवायु हमें जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल की सामान्य स्थिति को दर्शाता है, सामान्य स्थिति को बतलाता है। वहीं या जबकि वेदर जो है, मौसम, हमें इसकी वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। तो ये वेयरएज का है। इंग्लैंड is a cold country while ours is a hot one। Ours is hot। England is a cold country while ours is hot। इंग्लैंड क्या है, एक शीत प्रदेश है, ठंडा देश है, जबकि हमारा एक गर्म है। तो हमारा देश क्या है, गर्म है। तो इस तरह से यहाँ आ हॉट वन भी लिखना उचित था, उसको लिखा जा सकता आ हॉट वन, क्योंकि नाउन फ्रेज वहाँ पर है। चलिए, तो इस तरह हम देखते हैं कि हम किस तरह इन एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट में कितने कन्वेंशंस है जिसका हम यहाँ उपयोग किया है। लेकिन इसके अलावा कुछ और कन्वेंशंस हैं जिसका हमने प्रयोग नहीं किया है। वो कन्वेंशंस ये भी इसी के अंतर्गत आएंगे। एक होता है नो मैटर। नो मैटर के साथ लगता है व्हाट और हाउ या व्हाट एवर भी इसमें आ सकता है। देखिए, हम इसके और उदाहरण देख लेते हैं, दो इनके और, जो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट या सपोजिशन इसी में आएगा, उसको और समझ लेते हैं। जैसे आई शैल बाय दिस बुक, नो मैटर what it costs। मैं यह पुस्तक खरीदूंगा चाहे इसकी कीमत जो कुछ भी हो। I shall not do any such thing against my country, no matter whatever consequences
consequences I have to bear. I shall not do any such thing against my country, no matter whatever consequences I have to bear. मैं कोई भी ऐसा काम अपने देश के खिलाफ नहीं करूँगा, चाहे परवाह नहीं कि उसका कोई भी परिणाम, जो कुछ भी परिणाम मुझे भोगना पड़े। Don't worry, I shall stay here no matter how long I have to wait. चिंता मत करिए, मैं यहीं ठहरूंगा, कोई परवाह नहीं कितने समय तक मुझे इंतज़ार करना पड़े। तो इस तरह हम ये नो मैटर का प्रयोग करते हैं और इस नो मैटर के साथ आपने देखा यहाँ हाउ लॉन्ग, नो मैटर हाउ, और यहाँ पर नो मैटर के साथ वॉट एवर, और यहाँ नो मैटर के साथ व्हाट, ये इनका भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा बहुत सी और भी कॉन्ट्रास्ट में ऐसे सिमिलर कॉन्ट्रास्टिंग के कंजंक्शंस हो सकते हैं जिनका प्रयोग उचितों पर वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के रूप में होना चाहिए, उसमें कोई कोऑर्डिनेट क्लॉज ना बनाता हो, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट में इन्हीं की जगह अगर हम बट, स्टिल, येट का प्रयोग करने लगे हैं तो वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बन जाते हैं, यानी कि कंपाउंड सेंटेंस बन जाएंगे। यहाँ वो हमारे जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं रहेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी एग्ज़ाम से रिलेटेड एक्सरसाइजेस लेके आऊँगा जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं और उनको कॉन्ट्रास्ट करने पड़ते हैं, या कंपाउंड सेंटेंस बनाने पड़ेंगे या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने पड़ेंगे। तो अगले वीडियो में उनके साथ हम आएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।